हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यार मजे से iQuest में बैठा था कि आज वहीं से लूंगा तुम्हारी क्लास। और पौने एक देखा तो बच्चों ने मेरा लैपटॉप निकाल रखा था, घर पे रखा हुआ था। फिर मैं फटाफट भागा घर, आपको मैसेज किया। आईपैड जैसा नहीं था कुछ वहाँ पे। हाँ जी। अ, हर्ष, आपको डाउट्स आप पूछ रहे थे। एक बार अभी अनम्यूट करके पूछो, हो सकता है वो औरों को भी डाउट हो, वो क्लियर कर लेते हैं। सर, हाँ जी। जो एंगुलर मोमेंटम में आईसीएम होता है वो हम्म, कौन सी एक्सिस से पास करता है सीएम में से? हाँ जी, कोई ये आंसर करना चाहेगा बच्चों? बाकी लोग करो भाई अनम्यूट और आंसर दो। अरे बोलो कोई। अच्छा, आप चैट पे लिख रहे हो। हाँ जी। एंगुलर मोमेंटम में जो आप आईसीएम यूज कर रहे हो, ठीक है, वो सिंपली कंडीशन ये है कि वो सीएम के थ्रू पास करना चाहिए। और कोई फर्दर कंडीशन नहीं है कि कोई प्लेन के पैरेलल होना चाहिए या प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, वो तो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस से बच्चों, मैं ऐसी एक बॉडी ली, ठीक है, ये इसका सीएम है। और जो हिंज ये हिंज पॉइंट है, मतलब जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। बॉडी इस जो हमारा प्लेन शोन है इसके अंदर रोटेट कर रही है। स्क्रीन हुई बच्चों अपडेट? एक सेकंड।
अब हुई है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लो ऐसे ये एक बॉडी है और ये यहाँ सीएम है, ठीक है। तो अब अगर तो बॉडी इस प्लेन में घूम रही है, ठीक है। अच्छा एक बात और क्लियर करते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि आप टॉर्क या फिर एंगुलर मोमेंटम, जब आप ये क्वांटिटीज निकालते हो, हम कह देते हैं ना टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, ठीक है। तो बेसिकली उसका मतलब होता है एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, ठीक है। जैसे मैं यहां कहता हूं टॉर्क एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब वो कौन सी एक्सिस है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर इस केस में बॉडी ऐसे घूम रही है तो एक्सिस कौन सी हुई, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। मान लो मैं एक दूसरी सिचुएशन बनाऊं जहां पे ये बॉडी इस तरीके से घूम रही हो, तो भी ये एक्सिस पासिंग थ्रू सीएम है, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं है, ये इनटू द प्लेन है। तो एक्सिस कौन सी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कि उस सिचुएशन में बॉडी किस तरीके से रोटेट कर रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो आई भी अलग अलग आएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसी एक्सेस ली है। अब जैसे आई थिंक जहां से ये क्वेश्चन रेज हुआ था वो ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था, राइट। तो अब इस ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में बॉडी किस तरीके से रोटेट कर रही है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है? ये जो एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है इनटू द प्लेन, ठीक है। इसलिए मैंने एंगुलर मोमेंटम भी उस एक्सिस के अबाउट कंजर्व किया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस एक्सिस के अबाउट लिया, ठीक है। अगर हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि जो ट्राइंगल है वो इस प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा होता, फिर हम क्या करते, उसके हिसाब से आई लेते और सब कुछ करते। ये बात बच्चों क्लियर हो रही है? ठीक है, तो फिर से मतलब कंडीशन इज जस्ट पासिंग थ्रू सीएम। अब विच एक्सिस पासिंग थ्रू सीएम विल डिपेंड अपॉन कि बॉडी रोटेट कैसे कर रही है। ओके okay. तो नेक्स्ट हम जो इसका कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट नोन एज प्योर रोलिंग, ठीक है। मैं बच्चों इसकी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या होता है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। कंसेप्ट हम सारे पढ़ चुके हैं, हमने बस ये एक स्पेशल केस समझना है कि उसको किसको प्योर रोलिंग कहते हैं। जस्ट अ सेकंड।
मुझे सबको दिख रहा है यूट्यूब? ठीक है। तो बेसिकली हम एक ऐसे केस की बात करने लगे हैं जहाँ पे आप सोचो कि एक टायर है या एक रिंग है जो ग्राउंड के ऊपर रोल करने लगा है, ठीक है? तो आप समझना कि हम कब इसको प्योर रोलिंग कहते हैं, ठीक है? वॉच इट केयरफुली, देन आई विल एक्सप्लेन। Very good example of a combination of a translational and rotational motion is a rolling ring. If we look at the path traced by a point on the circumference of a ring, then its motion seems to be quite complicated. However, the center of mass of the ring can be seen to be moving in a straight line. If we switch our frame of reference to the center of mass of the ring, then the ball appears to be having only a rotational motion. Let us attach a ring to a movable rod at its center of mass and then give it a rotational motion. Now, if we move the rod like this, the motion of the ring is similar to the ring rolling on the ground. That is to say that the rolling motion of a ring can be split into a pure translational motion and a pure rotational motion about its center of mass. This is effectively similar to resolving a vector into components. So the motion of any point on the ring will be the vector sum of the translational motion and the rotational motion. Similarly, velocity of this point will be equal to v minus omega r. An interesting point from this equation is that if the linear and the angular velocity of a rolling object is such that v is equal to omega r, then the instantaneous velocity of this point will be equal to 0. That is, the point in contact with the surface is momentarily at rest. In fact, if we look at the motion of a rolling ring, we can say that the distance moved by its center of mass will be equal to this length of its circumference, which can be written in terms of angle theta as r into theta. Differentiating this equation with respect to time, we can say that the velocity of center of mass will be equal to r into the angular velocity of the object, which is in fact the case. Such a rolling is also known as pure rolling. If we consider such a motion of this object, then though the object is moving forward, but its point of contact does not move. After a while, the point of contact is a different point, but still, as long as it is the point of contact, its velocity relative to ground is 0. Now, if we increase the number of sides of our object, then the point of contact will change more frequently, but the instantaneous velocity of the point of contact remains 0. Increasing the number of sides to an extent that it becomes a round object, we can say that though its point of contact will change every instant, but just for the moment that point is in contact with the ground, its instantaneous velocity is 0. अगर ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये डिस्क है, हाँ जी बच्चों, तो समझ आया उस वीडियो में क्या बता रहे थे? ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी सी सीक्वेंस वहाँ गड़बड़ थी, बट एक्चुअली जो सबसे की टेक अवे था, जो मतलब मैं फिगर में ना ड्रॉ कर पाता,
वो ये था जो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था ना, कि जब वो बॉडी रोल कर रही है तो उसके ऊपर किसी पॉइंट का पाथ कैसा होता है। ख्याल है बच्चों सबको? ओके, तो देखो अब हमें क्या क्या समझना है। मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? मतलब एक बार अगर जरूरत हुई तो फिर उस वीडियो को देख लेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि कोई भी मोशन को, जैसे हमने शायद पहले भी बात की थी, कि किसी भी जनरल मोशन को हम हमेशा स्प्लिट कर सकते हैं इनटू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, राइट? तो अगर हम एग्जांपल लें और लेटर से रिंग के लिए एग्जांपल ले लें, तो भाई ट्रांसलेशनल का मतलब ये होगा कि आप रिंग को बस पकड़ के, एंड टू बी वेरी क्लियर, लेट्स मार्क सम पॉइंट्स ऑन द रिंग। तो बच्चों ट्रांसलेशनल का मतलब ये होगा इन अ वे कि आप इस रिंग को पकड़ के बस ड्रैग कर रहे हो, ठीक है? तो these are the positions of the rings at different instants, and क्योंकि आप इसको सिर्फ ड्रैग कर रहे हो तो ये पॉइंट ए हमेशा ऊपर ही रहेगा और पॉइंट बी हमेशा नीचे ही रहेगा। ये समझ आता है बच्चों? रोटेशनल का मतलब ये होगा बच्चों जहां बॉडी का सीएम जो है दैट इज एट रेस्ट, ठीक है, एंड बॉडी इज अबाउट सीएम। तो सी इज एट रेस्ट, बॉडी घूम रही है चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो लेटर से इनिशियली ये पॉइंट ए ऊपर है, बी इधर है, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि ए थोड़ा आगे हो जाएगा, इधर से बी थोड़ा इधर हो जाएगा, है ना? और तीसरा केस हो सकता है बच्चों ट्रांसलेशनल
प्लस रोटेशनल तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपने रिंग के सेंटर को भी कुछ वेलोसिटी दे दी vc एंड आपने रिंग को कुछ ओमेगा भी दे दिया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, ये इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियरली मेंशन नहीं था। दैट्स इट, मतलब बस ये होना चाहिए, v और ओमेगा में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ जनरल केस ऑफ एनी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम इस केस को पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि हम जनरली कोई भी टाइप ऑफ मोशन को ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन में स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते होते हैं। ठीक है, एनी मोशन इज अ सबसेट ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, हेयर v एंड ओमेगा कैन टेक एनी वैल्यूज। तो आपने ये भी समझा होगा कि जैसे हमने जो एक्सप्रेशंस लिखे थे फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर एंगुलर मोमेंटम, वो इसके लिए ही थे कि जनरल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों को कवर करते हुए। ठीक है, ये ग्राउंड पे रोल कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है इंक्लाइन प्लेन पे हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, हम रॉड पकड़ के आगे लेके जा रहे हो और साथ में उसको ओमेगा दिया हुआ है, वो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे घर का पंखा है वो किस टाइप की मोशन में होता है? दैट इज प्योर रोटेशनल, राइट? जब हम कार में जा रहे हैं कहीं, तो जो कार की सीट है लेट से, या जो कार का डैशबोर्ड है, वो किस टाइप की मोशन में? वो ट्रांसलेशनल है ना, वो आगे ही जा रहा है। लेकिन अगर हम कार के टायर के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे तो वो हम पक्का समझ सकते हैं कि वो कुछ मिक्स्ड है। मतलब इन तीनों में से कौन सा होएगा बच्चों? वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल? तो वो दोनों होंगे, लास्ट वाला होएगा, राइट? क्योंकि टायर घूम भी रहा है और टायर आगे भी जा रहा है। ठीक है, स्टीयरिंग का और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि स्टीयरिंग में एक और सेंस में रोटेशन ऐड हो गई। जैसे अर्थ का सन के अराउंड मोशन है, वो कैसे है? अगेन वो दोनों है ना? राइट। तो अब बच्चों, अब ध्यान से समझना है हमें। अब एक स्पेशल केस आता है इसका, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का एक स्पेशल केस आता है जिसको हम कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, तो ये केस बच्चों वही वाला है जो जो उस वीडियो में सबसे पहले दिखाया था। मतलब उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया, बट उन्होंने जो चार्ट किया था वो वहीं से किया था कि बच्चों प्योर रोलिंग का मतलब ही ये होता है कि
एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ये जो भी है बॉडी, रिंग, डिस्क एक्सेट्रा, ये उस सरफेस के साथ जहां पे कांटेक्ट में है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये उसके ऊपर मतलब स्लिप नहीं कर रही, मतलब उसके ऊपर घिस नहीं रही है बॉडी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे हमने उस वीडियो में देखा था कि जैसे कि ये बॉडी घूम भी रही है और इसके सेंटर की कुछ वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो कंडीशन इज, हम किसको प्योर रोलिंग कहते हैं, कि जब पॉइंट पी की खासियत क्या है, इट इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट, राइट, इट इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी विद द सरफेस। तो ये पॉइंट पी जो है, ये सरफेस के साथ स्लिप ना करे, पहले तो पी को फिक्स कर लें हम। तो पी इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट and the condition is कि P does not slip on the surface। तो बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझो, मैंने ये नहीं कहा कि P कभी स्लिप नहीं करता सरफेस के ऊपर, मैंने ये कहा है कि अगर प्योर रोलिंग है तो P स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो तो उस वीडियो में बच्चों उन्होंने जितना दिखाया था, जब बॉडी को, वो रिंग को ग्राउंड पे चलते हुए दिखाया था, तो उन्होंने वो सारे वही केसेस दिखाए थे जहां पे वो स्लिप नहीं कर रही। यस, पी इज कॉन्टैक्ट पॉइंट ओनली फॉर अ मोमेंट। आप ऐसे कह सकते हो कि वो पॉइंट पी चेंज होता जा रहा है हर इंस्टेंट पे, ठीक है। पी इज नॉट एनी फिक्स पॉइंट ऑन द बॉडी। अगर मैं उसको बॉडी के ऊपर फिक्स पॉइंट कहता तो फिर तो पी पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा होता। पी इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है ना, कि किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी का कौन सा पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आया। तो हम ये कह रहे हैं कि प्योर रोलिंग में जो भी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, वो पॉइंट ग्राउंड पे स्लिप नहीं करता, ग्राउंड के ऊपर घिसता नहीं है। क्या ये बात बच्चों समझ आ रही है? ठीक है। वो हेक्सागन वाले एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ आता है कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। इसमें तो गोल वाले में तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप वो वाला केस लेते हो, हेक्सागन या कोई भी पॉलीगन, और उसकी साइड्स बढ़ाते हो, तो उससे बड़ा क्लियर होता है ये कंडीशन, है ना, कि जो भी पॉइंट जब भी वो ग्राउंड के कांटेक्ट पे आया, तो वो उस टाइम पे रेस्ट पे है। हर्ष, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं अभी बता नहीं रहा, याद रखना लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन इज कि फिर पॉइंट पी आगे कैसे बढ़ जाता है अगर वो, मैंने बोला कि उसकी वेलोसिटी 0 है।
ठीक है। तो तो बच्चों, जो नॉर्मल सिचुएशन में जो कार का टायर होता है, दैट इज इन प्योर रोलिंग। ठीक है, जब हम कार चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, वो प्योर रोलिंग में ही हम चलाते हैं। ठीक है। आ, क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जब प्योर रोलिंग नहीं होती? ये सोचो बच्चों। मैंने बच्चों अभी तक कुछ नहीं बताया फ्रिक्शन होगी नहीं होगी। मैंने इनफैक्ट ये भी नहीं कहा कि सरफेस स्मूथ है रफ है। ठीक है, हमारी जो ये कंडीशन है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ये कंडीशन कैसे अचीव की जाती है, बट कंडीशन ये है कि बस स्लिप नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताओ, कब ऐसा नहीं हो रहा होता बच्चों प्योर रोलिंग? कब कांटेक्ट पॉइंट घिसता है सरफेस के साथ, जिसको हम कहते हैं स्किड मार गया व्हीकल। जब आप बहुत हाई स्पीड पे हो, आपने ब्रेक मार दी। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि टायर स्किड कर गया। बेसिकली जो वो जो सिचुएशन होती है बच्चों टायर स्किड करने वाली, उसमें क्या हो रहा होता है बताओ इस फिगर को देख के। जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि हम ओमेगा जीरो कर देते हैं, राइट? हम टायर का घूमना रोक देते हैं। तो अगर तो आप ब्रेक ग्रेजुअली मारते हो, तब तो क्या होता है कि ओमेगा भी कम होता है और उसके साथ साथ वी भी कम होता जाता है। लेकिन जब आप सडन ब्रेक मारते हो, तो ओमेगा तो एकदम से खत्म हो गया, लेकिन वी खत्म नहीं हुआ होता। तो उस कारण से टायर स्टिल आगे को बढ़ता जाता है, बट घूम नहीं रहा होता। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्किडिंग। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, अब इसकी कंडीशन जो हमने लिखी है बच्चों, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या हुई? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ p should be equal to the velocity of surface। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल कंडीशन तो ये है। अब अगर हमारी सरफेस रेस्ट पे है, तो क्या आ जाएगा? vp equal to 0। now how will you write velocity of p? वही तरीका, velocity of p with respect to c plus velocity of c equal to 0। what is velocity of p with respect to c? c को क्या लग रहा होगा कि भाई p उसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है। तो किधर को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, है ना? तो c को p की क्या वेलोसिटी नजर आएगी? ओमेगा r।
और VC किधर को था? राइट को। तो VC आ गया ओमेगा r। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है, और वो भी तब अगर सरफेस रेस्ट पे है। अगेन बच्चों, ये कंडीशन ऐसी है, बड़ी ट्रिवियल सी कंडीशन है, राइट, इन द सेंस कि मैं आपको कुछ ना बताता तो V और ओमेगा का तो ये रिलेशन आता है हमें, है ना। बट आप समझ गए हो कि ये सिर्फ इस स्पेशल केस में ही अप्लाई होता है जब सरफेस रेस्ट पे एंड प्योर रोलिंग है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आपको ख्याल होगा, मैंने बोला था आपको पहले ना कि ऐसा नहीं है कि हर जगह V इक्वल टू ओमेगा r हो जाता है। ठीक है, और आप ये समझ सकते हो बच्चों कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो दिस विल आल्सो इंप्लाई कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर इज इक्वल टू अल्फा r। बच्चों यहां तक कोई भी डाउट? तो मतलब इसीलिए आई प्रेफर टू राइट दिस रिजल्ट एज VC इक्वल टू ओमेगा r, सिर्फ V मत लिखना, ठीक है ना। पहले क्या आता था, V टेंजेंशियल इक्वल टू ओमेगा r लिखते थे हम। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो V सेंटर इक्वल टू ओमेगा r आया है। बच्चों ये आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है प्योर रोलिंग में? आप ये समझ रहे हो कि प्योर रोलिंग मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह प्योर रोलिंग ही होगी, राइट। मतलब यू कैन हैव सिचुएशंस वेयर प्योर रोलिंग नहीं हो रही, दैट इज बेस्ड अपॉन कि ये जो V और ओमेगा में रिलेशन है, अगर ये रिलेशन नहीं मीट हो रहा होगा तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखना है कि ये तभी है अगर नीचे वाली सरफेस रेस्ट पे है। अगर वो सरफेस खुद मूव कर रही होगी तो ऑफ कोर्स हमारा जो आंसर है वो चेंज होगा। हाँ, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसको ऐसे लिख भी लो, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वेलोसिटी ऑफ P with respect to surface is zero। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ना है ध्यान से कि मतलब कई बार प्योर रोलिंग लिखा होता है और कई बार रोलिंग लिखा होता है, तो मतलब एक ही बात है उसकी कि कंडीशन यही है। तो बच्चों प्योर रोलिंग में जो अगर हम बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट की मोशन ऑब्जर्व करें
तो as we just saw, this is a pretty complicated motion. And so on. इसको साइक्लॉइड कहते हैं. ये मतलब this doesn't fall under ellipse, parabola, hyperbola, anything. इसका एक स्पेशल नेम है साइक्लॉइड. ये बच्चों साइक्लॉइड का मतलब एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. Turns out to be 8 hours. तो मतलब अगर रोटेशनल ना होती तो आप सोच सकते हो ऑब्वियसली इसको इस तरीके से स्टडी करना विद नॉर्मल 2D मोशन एक्स वाई में स्प्लिट करके तो बहुत ही मुश्किल हो जाता. ठीक है, तो ये करेंगे आगे, मतलब अभी नहीं, आगे हम ऐसी इक्वेशंस बनाएंगे जहां से हम मतलब ये निकाल पाए कि एग्जैक्ट क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस. अभी नहीं कर पाओगे प्रूफ 8 आवर, इसमें कुछ मतलब और कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे. ओके, तो चलो एक केस करते हैं, उससे सारा कुछ जो हमने ऊपर किया वो प्रैक्टिस हो जाएगा. लिखो प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन. तो आपको दे दिया कि इंक्लाइंड प्लेन है और प्योर रोलिंग है. अच्छा बच्चों एक बात और, सिर्फ ये रिलेशन याद रखना सफिशिएंट नहीं है बी और ओमेगा आर वाला. वैसे ये एकदम लॉजिकली समझ आ जाएगा. अगर ओमेगा उल्टी डायरेक्शन में होता क्या तो प्योर रोलिंग होती? मतलब वीसी राइट को ही होता और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होता, क्या तब प्योर रोलिंग बनती बच्चों? है ना, तो नहीं बनती. तो मतलब मैथ न्यूमेरिकली तो वीसी इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, लेकिन आपने ये भी देखना है कि वी और ओमेगा में एक मतलब उस केस में क्या हो रहा होता है, स्लिपिंग हो रही होती बेसिकली. अगर आप बॉडी को ओमेगा उल्टी डायरेक्शन में दे दो और वीसी भी दिया हुआ है आगे को, तो फिर स्लिपिंग हो रही होती बॉडी की. तो मतलब ये ध्यान रखना है कि वी और ओमेगा में की डायरेक्शंस में इस तरीके से रिलेशन होना चाहिए, इस तरीके से रिलेटेड होनी चाहिए वो कि मतलब वो वीसी और ओमेगा आर जो बनता है आपका वो कैंसिल हो रहा हो. ये बात समझ आती है बच्चों? यहाँ पे ऐसे लिख ही लेते हैं.
की गलती ना हो कि ये रिजल्ट तभी लगेगा कि जब स्पेसिफिक डायरेक्शंस होंगी। बच्चों इस रिजल्ट से एक और बहुत अच्छी बात हो गई, अगर VP इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? P किस तरीके का पॉइंट बन गया? फिक्स्ड पॉइंट। उससे क्या फायदा होगा हमें? हाँ बच्चों, P के, तो हम पॉइंट P के अबाउट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगा सकते हैं, राइट? हमने देखा था ना पहले कि फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इक्वेशंस जनरली इजी बनती हैं। तो प्योर रोलिंग में हमें खुद से ही एक एडिशनल पॉइंट मिल गया फिक्स्ड वाला, जिसके अबाउट आप इक्वेशंस लगा सकते हो। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे भी कि उसके अबाउट अगर आप इक्वेशंस लगा दो तो बहुत ही फास्ट आंसर आता है। तो बच्चों ये बॉडी ऐसे जा रही है, हमें दिया हुआ है कि प्योर रोलिंग में है, वी आर गिवन MR एंड IC। ठीक है, C इज द सेंटर। तो सबसे पहले तो फाइंड AC एंड अल्फा। हाँ, इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है। वो तो बहुत ही मुश्किल लंबा क्वेश्चन हो जाएगा अगर इंक्लाइन प्लेन भी मूव करो। सरफेस मूव कर रही होगी तो बस वो सरफेस जो रिलेशन आपने यहाँ पे ये ऊपर वाला यूज हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। वरुण इतनी जल्दी मत करो बेटा। मैंने कहीं नहीं कहा कि स्मूथ है। राइट, कंसीडर इट टू बी रफ, फ्रिक्शन मान लो। अच्छा, मैंने फिगर में रोटेशन की डायरेक्शन ठीक बनाई है, बताना मुझे। ऐसी होगी ना? ये थोड़ी सी मतलब फिजिकल सेंस आती है, इंट्यूशन बनती है कि भाई रोल कर रही है बॉडी तो किधर को करेगी, है ना? ठीक है जी, चलो बताओ भाई AC और
अल्फा क्या आएंगे? फ्रिक्शन को ना कुछ भी एफ मान लो, मतलब नॉट दैट कि आंसर उसकी टर्म्स में आएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि सॉल्व करते हुए। आशीष ठीक है, गुड। नहीं वरुण, आप एक। हुआ बच्चों? हर्ष ठीक है।
विदुषी ठीक है, निष्ठा ठीक है, गुड। हाँ भाई आदित्य जैन, आप बड़े शांत हो आजकल, क्या हो गया? कभी दिखते ही नहीं आप चैट पे। हर्षित मदान, you are supposed to be in this class. हर्षित प्लीज आंसर। मनकीरत आपका गलत है। विदुषी ठीक है। सिद्धार्थ गलत है। आदित्य हो गया, आदित्य गर्ग। करण नूर। मनकीरत गलत है। निष्ठा हम्म, ठीक है। करण नूर क्लास में हो? अच्छा। अंशुमन।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो आई नो कि mg sin थीटा फ्रिक्शन mg cos थीटा नॉर्मल, राइट? और कोई फोर्स? तो इसका AC इधर को है, अल्फा ऐसे, ठीक है बच्चों? आप ये मान लो कि फ्रिक्शन भी मुझे नहीं पता था किधर को लगेगी और कौन सी लगेगी ये भी नहीं पता, तो FS भी नहीं लिखते, सिर्फ F लिख देते हैं। और मैंने बस कोई भी एक डायरेक्शन दिखा दी, ठीक है? बस ऐसे ही सोच के कि बॉडी नीचे को जा रही है तो ऊपर को दिखा दी। तो भाई क्या इक्वेशंस बनती हैं हमारी, कैसे करते हैं हम? एक तो लीनियर इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m में m a नहीं लिखना कभी भी, AC, करेक्ट? दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? सेफ चलते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो लिख ही सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ बच्चों किसकी टॉर्क होएगी? F की। किधर को है F की टॉर्क, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, जिधर को हमने अल्फा दिखाया हुआ है। तो ये बन गया F इंटू आर इज इक्वल टू आई अबाउट C इंटू अल्फा। एंड हमारे को दिया हुआ है कि प्योर रोलिंग है, तो तीसरी कंडीशन क्या आ गई? AC इक्वल टू अल्फा आर, करेक्ट? तीनों इक्वेशंस में कोई भी डाउट प्लीज आस्क। तो बच्चों आप थर्ड इक्वेशन, मतलब थर्ड इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू जैसे भी, मतलब थर्ड को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, सेकंड को फर्स्ट में करो, उससे आपका AC निकल आएगा या अल्फा निकल आएगा। दूसरी ऑप्शन भाई पता ही था कि P जो है वो फिक्स पॉइंट की तरह बिहेव करता है, तो सीधा टॉर्क अबाउट P इज इक्वल टू, बस ये ध्यान रखना है, I अबाउट P हो जाएगा इनटू अल्फा। तो टॉर्क अबाउट P क्या हो गया? P के अबाउट किसकी टॉर्क है बच्चों? सिर्फ mg sin थीटा की, तो mg sin थीटा इंटू आर। IP कैसे आएगा? IC प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से आई डायरेक्टली गेट अल्फा एज mg sin थीटा इंटू आर ओवर IC प्लस mr स्क्वायर।
करेक्ट। एंड जो AC हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा आर। So look at these carefully. Any doubt, please ask. जिन लोगों ने गलत आंसर दिए हैं, मुझे आपके आंसर से ऐसा सेंस हुआ कि आपने लगाया P के अबाउट है बट यूज IC कर लिया। सही कह रहा हूं मैं, है ना? और मैंने कहा भी था कि ये बहुत ध्यान रखो, इसलिए लिखो ही वैसे कि टॉर्क अबाउट P इक्वल टू IP अल्फा, फिर कभी गलती नहीं होगी, है ना? अगर आप सिर्फली ऐसे लिखोगे टॉर्क इक्वल आई अल्फा, फिर हमेशा गलती होगी। बच्चों समझ आ गया ये? गर्ल्स, आस्था, श्रिया, आ गया समझिए बच्चों? ओके, श्रिया नहीं है क्लास में, ठीक है जी। ओके, बी पार्ट। फाइंड एफ।
हाँ, तो बच्चों ये समझ आ गया सबको? ओके। मुझे बताओ बच्चों ध्यान से सोच के, ये कैसी फ्रिक्शन होएगी, स्टैटिक या काइनेटिक? नहीं, ऑफ कोर्स दोनों में से एक तो है ही। और कौन सी कराई है मैंने? और भी कहीं पढ़ते हो क्या भाई फिजिक्स आप लोग? बता दो अगर कोई पढ़ता है तो। हाँ जी, तो कौन सी होगी बच्चों? स्टैटिक, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली पी इज नॉट स्लिपिंग। ये तो प्योर रोलिंग की कंडीशन ही है ना? तो वो कई जगह बच्चों मतलब एक टर्म मेंशन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना? तो आ, मैं समझ गया था वही सोच रहे होगे, बट नहीं, हमें मतलब स्टैटिक काइनेटिक में आंसर करना होता है, ठीक है? रोलिंग इज नथिंग बट यही वाली फ्रिक्शन, वो कुछ अलग नहीं होता। इट इज जस्ट कि मतलब वो रोलिंग के टाइम लग रही होती है, बस ये होता है। होती है ये, कैटेगरीज दो ही होती हैं। ठीक है, तो दिस फ्रिक्शन वी कैन अंडरस्टैंड इज स्टैटिक। तो सिंस दिस इज स्टैटिक, what can we comment about mu? हो गया बच्चों? बस क्या कंडीशन लगानी है आपको कि वी नो कि एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, राइट? तो जो हमने निकाली है फ्रिक्शन ऊपर, एम जी आई सी साइन थीटा ओवर आई सी प्लस एम आर स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया
म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय पाई सी। करेक्ट। तो जैसे इंक्लाइन पे हम बच्चों कंडीशन निकालते थे ना कि रेस्ट पे रहने के लिए क्या कंडीशन है, ऐसे ही एक तरीके से ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है किसी भी बॉडी के लिए इंक्लाइन पे प्योर रोलिंग करवाने की। ठीक है, तो चाहे इसको याद रख लो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, चाहे 1 सेकंड में ड्राइव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेडिकल वालों को तो याद रखना ही चाहिए। मेडिकल आपका तो मतलब मोस्टली प्योर रोलिंग का क्वेश्चन इसके बियॉन्ड आ ही नहीं सकता। हाँ जी बच्चों, ये समझ आ गया सबको? ओके, चलो फटाफट इसमें ये भी लिख के दिखा दो मुझे। काइनेटिक एनर्जी, बस आई टेक 2 मिनट्स मोर। या मैंने टाइम थोड़ी लेना है, आप लोगे टाइम, तो जल्दी कर लो। एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट्स सी एंड पी, फटाफट ही लिख के दिखा दो मुझे। राइट, तो कंडीशंस तो वही हैं, मतलब कंडीशन एक फिक्स हो गई, अब उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटीज तो आप कोई भी निकाल ही सकते हो। अच्छा, फॉर काइनेटिक एनर्जी अज्यूम सम वीसी फॉर बोथ दीज, आंसर इन टर्म्स ऑफ, या आंसर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। डी पार्ट तो बहुत ही आसान है ना। विदुषी, आपने फिर गलती की, एक सीरी मिस्टेक, मैंने बताया था, इसीलिए मैंने पूछा था दोनों।
ई में बच्चों आंसर अलग अलग आएंगे। LC will be IC omega. ये बच्चों समझ आया? देखो LC इक्वल टू IC ओमेगा तो आएगा ही, क्योंकि दूसरी टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, हमें पता है। LP इक्वल टू IP ओमेगा क्यों लिख पाया मैं सीधा? क्योंकि P फिक्स्ड है। आइडियली आई शुड हैव रिटन MRCM VCM प्लस ICM ओमेगा LP के लिए, बट क्योंकि वो फिक्स्ड है तो मुझे पता है कि इट विल टर्न आउट टू बी IP ओमेगा, इजंट इट? ओके चलो बच्चों, दैट्स इट। आपका बच्चों होमवर्क है ये सारा कंप्लीट करना आपने, 0 1 3 है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक। चलो नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस मैं भेजता हूँ। क्वेश्चंस आएंगे अभी, इसमें तो 3 स्टार क्वेश्चंस भरे हुए हैं अभी, तो मतलब बस थ्योरी अपनी हो गई, अब बनेंगे क्वेश्चंस। नहीं टेस्ट जल्दी नहीं है, मैं सिलेबस एडवांस में भेज दूंगा, तैयारी अच्छे से कर लो। ठीक है जी, चलो ओके बच्चों, बाय।